अपने गांव से दूर रोहन दिल्ली शहर में पढ़ाई किया करता था। पढ़ाई करने के बाद ही उसने एक अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ ली थी और हर महीने रोहन गांव में रहने वाली उसकी माँ बबीता को पैसे भेजा करता था। बबीता अपने बेटे की कमाई से बहुत ही खुश थी। इसी बीच रोहन की मुलाकात एक कविता नाम की लड़की से हो जाती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। और ऐसे एक दिन रोहन कविता से कहता है, कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी तो मैं करना चाहती हूँ तुमसे रोहन, पर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाऊंगी या नहीं ये समझ नहीं आ रहा। पर क्यों? वो इसलिए रोहन क्योंकि मैं हमेशा से ही शहर में पली हूँ, इसलिए मैं गांव जाकर कभी नहीं रह पाऊंगी। और तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ गांव में रहती है। अगर तुमने मुझे कहा कि मैं गांव में जाकर माँ जी की सेवा करूँ, सो होप तो तुम समझो कि मैं शहर की हूँ और फिर शहर की रहने वाली। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? देखो, मैं ना यहाँ काम करता हूँ तो यहीं रहूंगा ना, और गाँव जाके करूँगा क्या? और वैसे भी मैं सोच रहा था माँ को यहाँ ले आऊँ, और तुम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही हो। क्या सच में? हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। ऐसे ही कविता और रोहन अपने शादी के इरादे को पक्का कर लेते हैं और अपने अपने घरों में बातचीत कर लेते हैं। शादी के लिए रोहन अपनी माँ को गांव से शहर बुलाता है। बबीता पहली बार शहर आई थी और अपने बेटे की पसंद को देखकर बबीता बहुत ही खुश थी, पर क्योंकि वो गांव से थी इसलिए उसे शहर की तरह बातचीत करना उठना बैठना नहीं आता था। समय बीतता है। बीतते समय के साथ कविता और रोहन की शादी हो जाती है। कविता शहर की लड़की थी, इसलिए उसके सोच, विचार, कपड़े सब कुछ खुले थे, पर उसके कपड़े और उसकी सोच बबीता को पसंद नहीं थी, इसलिए वो हर समय अपनी बहू पर रोक टोक किया करती थी। और ऐसे ही एक दिन, बहू, ये क्या पहन रखा है तूने? तुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटे हैं? अरे तू अब इस घर की इज्जत है। माँ जी, ये ऑफिशियल ड्रेस है। फिलहाल मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपसे मैं शाम को आकर बात करती हूँ। इतना कहकर कविता अपने ऑफिस का बैग लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर बबीता को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता। शाम को जब वो घर पर आती है तो बबीता उसके कपड़ों को लेकर उससे खरी खोटी सुनाती है, जिस पर कविता भी अपनी सास को करारा जवाब दे दिया करती थी। और इस तरह सास बहू में अक्सर नोक झोंक चला करती। और ऐसे एक दिन कविता के ऑफिस जाने के बाद बबीता खुद से बोलती है, बहू के कपड़े के साथ साथ उसकी सोच भी कुछ ज्यादा ही छोटी है। उसके रहन सहन सब कुछ न मुझे ठीक करना होगा। शक्ल से तो बहू बहुत सुंदर है, पर अकल में उतनी ही छुछुंदरी है। लेकिन इसकी अकल ठिकाने तो मैं लेके आऊंगी, और मुझे ये पता है कि मुझे इसकी अकल ठिकाने कैसे लेकर आनी है। ये जो कपड़े पहन के जाती है ना, वो सही नहीं है, और मैं इसको अपने साथ गाँव लेकर जाऊंगी। गाँव में रहेगी ना और लोगों को देखेगी तो इसके अंदर खुद ही शर्म आ जाएगी कि इसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए। बबीता अब अपने बहू बेटों को गांव में ले जाने के लिए तरकीब लगाने लगती है। काफी देर सोचने के बाद उसको एक आइडिया आता है और वो झूठे बीमार होने का ड्रामा करने लगती है। बार बार कविता और रोहन को अपने साथ गांव जाने की जिद करने लगती। बबीता की खराब तबीयत देखकर कविता और रोहन उसके साथ गांव जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। ट्रेन का लंबा सफर तय करके तीनों लोग गांव पहुंचते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद रोहन बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। तभी कविता भी फोन चलाने लगती है और बबीता कविता से बोलती है, बहू क्या कर रही है? चल मेरे साथ। कहाँ जाना है माँ जी? और आखिर हुआ क्या है? अरे जब से आई है तब से कमरे में ही घुसी हुई है। चल मेरे साथ, काम करने में मेरी मदद कर दे। मुझसे अकेले सारा काम नहीं होने वाला। बबीता की बात सुनकर कविता उसके पीछे पीछे चल देती है, जिसके बाद बबीता कविता को लेकर अपने गाय भैंसों के पास पहुंचती है, जहां पर ढेर सारा गोबर फैला हुआ था। तभी कविता ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सास से कहा, माँ जी, यहाँ कितनी गंदी बदबू आ रही है, और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? भला यहाँ कौन सा काम आ गया? काम? अरे यही तो ज्यादा काम है। तुझे गांव के तौर तरीके नहीं पता है, इसलिए मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। चल अब इन गोबर को अपने हाथों से इकट्ठा कर ले और उसके बाद इसके उपले बना लेना, क्योंकि शाम को चूल्हा जलाने के लिए उपलों की जरूरत है। इसलिए तू जल्दी से उपले बना दे। उपले? चूल्हा? माँ जी, ये क्या कह रही है आप? ये मुझसे नहीं होगा। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर। माँ जी, मैं ना तो ये गोबर उठा सकती हूँ और ना ही ये उपले बना सकती हूँ। और तू उपले क्यों नहीं बना रही है? तुझे घिन आ रही है क्या? देख बहू, गांव में ऐसा रहन सहन होता ही है, और तुझे ये सब करना ही पड़ेगा, और तुझे यहाँ के तौर तरीके सीखने ही पड़ेंगे और अपनाने भी होंगे। माफ करना माँ जी, पर मैं कोई गोबर उठाने वाली नहीं। तो ठीक है फिर, अब जब तक तू इन गोबर के उपले नहीं बनाती है
तब तक तुझे घर के अंदर आने की अनुमति नहीं है और ना ही तुझे खाना खाने दूंगी मैं, समझी? इतना कहकर बबीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी कविता अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। गोबर की बदबू से कविता का हाल तो बुरा हुआ जा रहा था, लेकिन बेचारी को ना तो गोबर इकट्ठा करना आता था और ना ही उपले बनाने आते थे। वहीं उसे जोरों की भूख भी लग जाती है और वो घर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि बबीता ने घर का दरवाजा बंद कर रखा है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी कविता जैसे तैसे अब बेमन से गोबर के उपले बनाने का मन बना ही लेती है और घर का दरवाजा खटखटाते हुए आते हुए बोलती है, माँ जी, मैं उपले बनाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे उपले बनाना नहीं आता। एटलीस्ट आप मुझे बता तो दीजिए कि उपले बनाए कैसे जाते हैं, तभी तो मैं उपले बनाऊंगी ना। कविता की आवाज सुनकर बबीता दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू वापस से गाय भैंसों के पास जाते हैं। बबीता कविता को मुंह जबानी इंस्ट्रक्शंस देती है और कविता वैसा ही करती है। जिसके बाद कविता सबसे पहले गोबर को इकट्ठा करती है, उसे टोकरी में भरकर कविता सर पर उठाकर पुराने जमा किए हुए गोबर के पास ले जाती है और फिर उपले बनाना शुरू करती है। क्योंकि कविता पहली बार उपले बना रही थी, इसलिए उसे ठीक से उपले नहीं बना पा रही थी, जिसे देखकर बबीता बोलती है, अरे ये कैसे आड़े टेढ़े उपले बना रही है? तू जरा से गोल गोल उपले नहीं बना सकती है क्या? ऐसे मोटे मोटे मत बना, ये जल्दी सूखेंगे नहीं और फिर तो जलने वाले भी नहीं है। अब मैं कोई उपले बनाने वाली परफेक्ट मशीन तो हूँ नहीं ना माँ जी। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं वो कर तो रही हूँ। आपसे इतना भी नहीं हो रहा कि एक दो उपले मुझे बना कर ही दिखा दो। कविता की बात सुनकर बबीता भी उसके साथ बैठ जाती है और धीरे धीरे अपने हाथों से गोल गोल उपले बनाकर कविता को दिखाती है। कविता अपनी सास को देखकर गोल गोल पतले पतले उपले बनाती है और जिसके बाद तैयार होकर ताजा उपलों को सुखाने के लिए लगा दिया जाता है। पहले से सूखे उपलों को टोकरी में भर लिया जाता है। टोकरी को कविता अपने घर पर लेकर आ जाती है और चूल्हे के पास रख देती है। शाम होते ही बबीता चूल्हा जलाती है और सूखे उपलों को डालकर आग में डालकर अच्छा खाना बनाती है और अपने बहू और बेटे को देती है। उस खाने का स्वाद चखकर कविता का दिल खुश हो जाता है और वो अपनी सास से बोलती है, मानना पड़ेगा माँ, इन गोबर के उपलों पर पका हुआ खाना तो सच में बड़ा ही लजीज है। मैंने तो शहर में कभी भी इतना अच्छा खाना और टेस्टी कभी नहीं खाया। तुम शहर वालों का भी पता नहीं है कि कैसे बंद कमरों में रहते हो। यहाँ देखो कितनी खुली हवा है, कितना ताजा मौसम है, सब्जी फल हर चीज एकदम ताजी ताजी मिलती है और तुम्हारे वहाँ तो कुछ ताजा मिलता ही नहीं है। इसलिए मैं तुम दोनों को बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ लाई थी ताकि तुम दोनों को समझ में आ सके कि गांव की जिंदगी कितनी अच्छी होती है और मेरे ख्याल से तुम दोनों समझ भी रहे हो। अपनी सास की बात सुनकर कविता समझ जाती है कि शहरी जीवन के साथ साथ गांव का जीवन भी बेहद खूबसूरत है और उस दिन के बाद से कविता खुशी खुशी अपने सास के साथ डेली उपले बनाने का काम किया करती और कुछ दिन बाद दोनों वापस से शहर लौट आते हैं। लेकिन वो अब हर 2-3 महीने में बबीता से मिलने के लिए गाँव आते जाते रहते।